बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में जो सेलुलर स्ट्रक्चर के लिहाज से नेक्स्ट ऑर्गेनल करने चाह रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल, और ख़ास तौर पे ना अगर हम देखें तो ये जो प्लास्टिड्स हैं जिनकी आज हम बात करेंगे, ये ऐसे ऑर्गेनल्स में आएंगे जो कि सिर्फ क्या है हमें प्लांट सेल के अंदर नज़र आते हैं। यानी अब देखें ना, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ना, लास्ट टाइम हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की है। माइटोकॉन्ड्रिया जो वो प्लांट में भी होते हैं, एनिमल सेल के अंदर है, फंजाई के अंदर, यानी यूकैरियोटिक सेल तमाम के अंदर मिलते हैं, लेकिन जो प्लास्टिड्स होंगे वो तमाम के अंदर मौजूद नहीं होते। एनीवे बेटे, जो प्लास्टिड्स हैं ये बेसिकली हम कहते हैं ये प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे साथ हम लिख भी देते हैं कि दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। और इसमें ना जो प्लास्टिड्स हैं ये फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था कि ग्रीन कलर के होंगे तो उसका आप क्लोरोप्लास्ट का नाम देंगे, कलरलेस जो होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, और इसी तरह से जो कलर्ड होंगे यानी ग्रीन के अलावा कोई और कलर होगा तो वो क्रोमोप्लास्ट। लेकिन ये जो प्लास्टिड्स हैं ये बनते कहाँ से हैं? यहाँ पे मैं एक ये वर्ड एक यूज़ कर रहा हूँ, प्रोप्लास्टिड्स। कौन से हैं जी? प्रोप्लास्टिड। प्रो का वैसे मीनिंग क्या होता है? बिफोर। और ये जो प्रोप्लास्टिड्स हैं ये हम कहते हैं कि इमैच्योर डिवाइडिंग यंग प्लास्टिड्स होंगे। ये क्या होते हैं? बेसिकली ये इमैच्योर हैं, यंग होते हैं, और कंटिन्यूसली ये क्या करते हैं? डिवाइड कर रहे होते हैं, और थ्रू डिवीजन के ये क्या करेंगे? फर्दर जब वो प्लास्टिड्स की जो टाइप्स हैं वो बनाते हैं। अब ना जिस तरह ये डिवाइड करेंगे और वो फर्दर जो न्यू टाइप्स बनती हैं तो वो यानी आप कह सकते हैं डिवीजन के बाद जो यंग प्लास्टिड्स होंगे डिफ्रेंशिएट होंगे, वो एक नई टाइप के अंदर जब वो कन्वर्ट होंगे। अब देखिए ना, मैं यहाँ पे इस तरह से बना देता हूँ कि से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसे ना एक जस्ट लाइक दिस, ये क्या है? प्रोप्लास्टिड जब उसने डिवाइड किया उसके डिवीजन के साथ हमारे पास जो न्यू टाइप बनी, फॉर एग्जांपल एक उसमें था ये ल्यूकोप्लास्ट, एक इसमें कौन सा हो जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा जो है ना इसमें मैं यूँ लिख रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट। दूसरी टाइप कौन सी बन जाएगी? क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, नो डाउट इनमें कोई कलर नहीं होगा, तो इनको हम क्या नाम देंगे कि ये क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होंगे। अब देखें ना, जो भी जैसे जो इनर पोर्शन होता है स्टेम का या प्लांट का, जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होंगे जिनमें कोई कलर नहीं होता, वहाँ पे ये ल्यूकोप्लास्ट होंगे। अब जो क्लोरोप्लास्ट है ये जस्ट लाइक दिस, ये मैं उसकी शेप बना रहा हूँ, और ये क्या आपको नज़र आ रहा है कि दीज आर ग्रीनिश इन कलर। लेकिन बेटे इसके अलावा ना एक यहाँ पे मैं एक डिफरेंट एक टाइप यूँ बना रहा हूँ, और ये वाली जो टाइप है जो कि डायरेक्टली क्या है क्लोरोप्लास्ट से बनती है, और ये बाद में ना इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाती है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और बेटा इसको हम नाम देते हैं एटियोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट भी जो होते हैं ना ये भी क्या है? कलरलेस होते हैं। एटियोप्लास्ट भी जो होगा वो भी क्या होगा? कलरलेस होगा। लेकिन एटियोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड होता है कि जिसके ऊपर जब लाइट फॉल करेगी, लाइट ये एब्जॉर्ब करने के बाद इसके अंदर क्लोरोफिल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और जब ये क्लोरोफिल बनाएगा तो उसकी वजह से क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, जो रेफेनस टाइवस वैसे है, जो रेडिश भी कहते हैं, मूली, जो मूली का जो बेसिकली जो हम एडेबल पार्ट है जो खाते हैं वो अंडरग्राउंड है। लेकिन बाज़ वक़्त आपने देखा होगा जब मूली हम लेके आते हैं ना, उसका जो टॉप वाला पार्ट है वो वाइट सा या कलरलेस होने के बजाय क्या होगा? वो ग्रीनिश हमें नज़र आता है। अब वो ग्रीनिश किस वजह से है कि जो मूली का वो जो टॉप वाला पार्ट होता है बाज़ का ज़मीन से बाहर आ जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है। जब एक्सपोज हो जाएगा तो उसमें क्लोरोफिल बनना शुरू हो जाता है, और इस तरह से वो क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
अच्छा बेटे, इसके बाद ना ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये फर्दर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, या ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद क्या होगा फर्दर ये बना सकता है इस तरह से। ये मैं डिफरेंट ज़रा शेप और ये कलर मैं दे रहा हूँ, और इसको बेटे हम नाम देंगे क्रोमोप्लास्ट का। यानी क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। और ये क्रोमोप्लास्ट है ना, ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर में बना दिए, तो मैंने पहले ही कहा था कि बेसिकली जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ये जिस तरह से फ्लावर के पेटल्स होती हैं, या जो पका हुआ फल है राइपेंड फ्रूट जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर आपको मिलेगा। अब ना ये जो क्रोमोप्लास्ट है बेसिकली, जैसे मैंने फ्रूट की बात की है, अनराइपेंड जो फ्रूट है, जो कच्चा फल होता है, वो आपने देखा होगा कच्चा फल जब वो हमें ग्रीन कलर का नज़र आता है, तो ग्रीन है तो इसका मतलब क्या, उसमें क्लोरोप्लास्ट है। अब वो क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से क्या होगा, एक ये नहीं है कि सिर्फ लीफ जो है वो फोटोसेंसिस कर रहा होता है, वो फ्रूट जो है ना उसके सरफेस पे जो सेल्स हैं वो क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसेंसिस करेंगे। लेकिन जब राइपनिंग पे पहुंचेगा वही क्या है, आगे कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर जी, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। यानी क्लाइमेट्रिक एक प्रोसेस होता है ना राइपनिंग, तो उसमें वो क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। ये बेसिकली क्या था जी हमारे पास ना, इस तरह से यानी प्रोप्लास्टिड से कैसे क्लोरोप्लास्ट बन रहा है, या एटियोप्लास्ट के थ्रू भी क्या है क्रोमोप्लास्ट बन रहा है। ये सारा जो था वो ये एक प्रोसेस बाकी रह गया। देखें जैसे मैंने कहा ना, क्लोरोप्लास्ट जिसमें होगा वो फोटोसेंसिस करेगा, वो फूड प्रिपेयर करता है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या करेगा, प्लांट के उस पार्ट को कलरफुल बना देता है। जैसे फ्लावर जब आपको कलरफुल नज़र आ रहा है, जब वो फ्लावर जब वो कलरफुल है तो वो बड़ा प्रोमिनेंट सा नज़र आएगा। या इसी तरह से ना जो राइपेंड फ्रूट होता है, देखें कच्चा ग्रीन था, लेकिन जब सीड मैच्योर होता है तो फल पकना शुरू हो जाता है। और राइपनिंग किस वजह से हो रही है, ताकि एनिमल्स आसानी के साथ उस फ्रूट को देख सके, उस फ्रूट को वहाँ से आगे ना दूसरे एरियाज़ के अंदर ट्रांसफ़र कर सकें, यानी डिस्पर्सल के लिए वो ज़रूरी है। तो मतलब ये है कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो पॉलिनेशन में भी हेल्प कर रहा है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट और सीड्स में भी क्या है वो हेल्पफुल है। यानी वो इस तरह से क्या करता है कि ज़्यादा प्रोमिनेंट बना देता है जो राइपेंड फ्रूट होगा और फ्लावर हो गया। अब ना ल्यूकोप्लास्ट जो होगा इसका क्या फंक्शन है, तो एक आसान सा है कि ये स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। इसमें क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड। अब बेटे जो स्टोरेज ऑफ फूड होती है वो फूड देखें किस फॉर्म में हमें मिलता है। ज़्यादातर जो फूड होगा वो स्टार्च की फॉर्म में हो सकता है, वो लिपिड्स की फॉर्म में हो सकता है, या इसी तरह से प्रोटीन की फॉर्म में। मेजर 3 कंपोनेंट्स है ना। तो अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ कि ये स्टोरेज का काम कर रहा है कौन सा जी, ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जब वो स्टोरेज करता है तो अब ना वो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होगा वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो उसके लिहाज से ल्यूकोप्लास्ट के आगे ना हम ये 3 टाइप तो इस लिहाज से हम जो आइसो अल्केन की बेसिकली बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है अब जहाँ तक ताल्लुक है नॉर्मल का या आइसो का, इसी तरह एक होते हैं जो नियो का एक कंसेप्ट भी आप इसको डाल सकते हैं। तो
अल्केन्स। इसमें नॉर्मली हम लेते हैं CH3, CCH3, CCH3, CH2N, CH3। अब इसमें जो डिफरेंट आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3, CCH3, CH3, CH3, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। इसी तरह आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू 1, CH3, 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 CH2, तो इस तरह ये बेसिकली, तो अगर आप देखें तो इसमें 6 कार्बन है, यानी C6H14। तो नॉर्मली तो हम इसको लिखते हैं हेक्सेन, लेकिन अब ये कौन सी हेक्सेन है? जिस तरह पहले हमने लिखा था कि ये आइसो हेक्सेन हो सकती है, इसी तरह यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले के तहत देखें तो फिर ये नियो हेक्सेन कहलाएगा। इसी तरह नियो हेप्टेन कहलाएगा, लाइक दिस CH3, 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 CH2, CH3. So this is C7H16. So this will be heptane. So this is a neoheptane. Neohexane, and it is a neoheptane. तो लिहाजा इसको हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ आता है अल्काइल, ये आता है इन जनरल CnH+1, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, तो इसको कहते हैं मीथाइल। C2H5 है, तो इसको हम बोलते हैं एल, एंड सो ऑन। अब बेसिकली अब इसमें भी ये नॉर्मल हो सकता है, इट मे बी नॉर्मल, इट मे बी सेकेंडरी, it may be. Now normal means, for example, you have, because all the carbon they are in the normal chain. Now in this case CH3, CH3, CH2, this is called सपोज दिस वन, यहाँ पे CH3 नहीं है, कोई और ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह अगर हम इस तरह लिखते हैं CH3, CCH3, CH3, तो इसको हम कहेंगे टर्शरी ब्यूटाइल। तो लिहाजा इसको हम अब इसके साथ यहाँ पे जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल ब्यूटाइल क्लोराइड, इसी तरह यहाँ पे भी Cl है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसको हम कहते हैं टर्शरी
ब्यूटाइल। जैसे आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, so this is N-butyl alcohol. Similarly, if you write it like this, CH3 CH2 CH OH CH3, तो इसको आप सेकेंडरी ब्यूटाइल alcohol. Similarly, if you write like this, CH3 CH3 COH, so this is called tertiary butyl alcohol. So this will be called tertiary butyl alcohol. So we can describe the way of writing their structure in the form of जैसे मैंने बताया नॉर्मल है, आइसो है, नियो है, या इसी तरह अगर हम इसको नॉर्मल लिख सकते हैं, यानी प्राइमरी भी आप इसको कह सकते हैं, या स्ट्रेट जिसमें आप इसको कह रहे हैं स्ट्रेट चेन। नाउ दिस इज स्ट्रेट चेन। तो इस लिहाज से हम इसको डिफरेंट, जैसे स्ट्रेट है तो इसमें ब्रांच्ड है तो फिर सेकेंडरी है, और अगर ये डबल ब्रांच है यानी एक ही कार्बन के ऊपर है तो फिर इसको हम टर्शरी के लिहाज से, तो लिहाजा हम इनको मुख्तलिफ अल्केन्स के हवाले से, या इसमें डिफरेंट दूसरे ग्रुप्स भी आ सकते हैं, तो उस लिहाज से ये डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आगे हम डिफरेंट चैप्टर्स में इनको देखेंगे कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शरी क्या होता है, क्वाटरनरी क्या होता है, नियो क्या होता है। इसी तरह हम जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो इस तरह से ये मुख्तलिफ जो आस्पेक्ट्स हैं, जो आपका जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनको हम कैसे था, यानी ये मैं ऐसे कह देता हूँ ना, ये ग्रेनम है, और ग्रेनम जो होता है ना, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या होगा, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से मिलके बना होता है, एक स्टैक है, और उस स्टैक के अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी तादाद 25 से लेके क्या है 50 हो सकती है, और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना की तादाद है वो कितनी है 20 से लेके 40 तक। अच्छा बेटे, दूसरी बात ये है कि ये जो हमने अभी ड्रा किया ना, जो ग्रेना है इनके दरमियान में भी क्या होगा, ये आपको इस तरह से ना ये नज़र आएंगी, ये कुछ मेम्ब्रेन, ये देखें जैसे ये मैंने मेम्ब्रेन इस तरह से ये बना दी, ये इस तरह की मेम्ब्रेन्स आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगी। लेकिन ये वो वाली मेम्ब्रेन्स हैं जो ग्रेना को क्या करती हैं, आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं। और बेटा इनको हम नाम देते हैं, ये जो थे ना जो मुख्तलिफ ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज इंटर ग्रेना। ये क्या हो जाएंगे, इंटर ग्रेना। अच्छा बेटे, जो ग्रेनम होता है उसमें जो ख़ास तौर पे थाइलाकॉइड होंगी ना, उनको बेटे हम नाम देते हैं कि वो क्या है, स्मॉलर थाइलाकॉइड कह दो, या फिर उनको ना एक और भी नाम देते हैं हम ग्रेना लामेली का। क्या नाम देंगे उनको, ग्रेना लामेली। और इसी तरह से जो इंटरग्रेना होता है ना, उनको हम क्या कहते हैं कि वो बेसिकली क्या है, लार्ज थाइलाकॉइड होती हैं, वो क्या होंगी, वो लार्ज थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होंगी, और उनको ना हम, चूँकि वो स्ट्रोमा के अंदर इस तरह से नज़र आ रही हैं ना, दिस आर स्ट्रोमा लामेली। ये आपने नाम याद रखने हैं। ये क्या था, हाँ जी, लार्ज थाइलाकॉइड थी, और वो स्ट्रोमा लामेली, और दूसरी स्मॉलर होती हैं जो कि क्या है, ग्रेना लामेली, यानी ग्रेनम बना रही होती हैं। बाकी रह गया जो
ये ग्रेना लामेली है ना, इनके ऊपर क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। क्या होगा, दे हैव क्लोरोफिल। इन लामेली के ऊपर क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। इसलिए देखें जितने मैंने ग्रेना शो किए ना, सबका जो कलर है वो क्या है, ग्रीन शो किया हुआ है। और ये जो स्ट्रोमा लामेली होती हैं, इनको मैं ऐसे बेटे लिख रहा हूँ कि दीज आर कलरलेस। ऑब्वियसली अगर वो कलरलेस हैं तो उन पर कोई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ना एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बना भी दूँ ना, ये मिसाल के तौर पे क्या है, इस तरह से दिस इज़ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है बेटे। और ये ना क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये देखें, ये मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ, ये उसका हेड होगा और इस तरह से ये क्या होती है, उसकी टेल, यानी उसके अंदर क्या होता है, सरफेस के अंदर टेल एम्बेडेड फॉर्म में होगी, तो वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इसके ऊपर होते हैं। जबकि इंटरग्रेनम का कलर इसलिए जब नहीं, कोई ग्रीन नहीं है कि उसके ऊपर आपको किसी किस्म के, हाँ जी, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आएंगे। ये बात क्लियर हो रही है सब लोगों के। अब बेटे हम नेक्स्ट आते हैं, जो स्ट्रोमा है उसके अंदर हमें इस तरह के ना ये डॉट्स भी मिलते हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये डॉट्स जो है ना, बेसिकली ये राइबोसोम्स हैं। हमने ना उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये बात की थी, और यहाँ पे भी वही डिस्कस कर रहे हैं कि इनके अंदर क्या होंगे, इस तरह से ये राइबोसोम्स होंगे। और जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से हैं जी, 70S वाले, जो हमने कहा था ना प्रोकैरियोट्स में, ये वो वाले होते हैं। बाकी इसके अंदर ना ये बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ DNA। जैसे माइटोकॉन्ड्रियल DNA था, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होगा, DNA होगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस में आएगा, हाँ जी, ये सेल्फ रेप्लिकेटरी, ये किस में आता है, सेल्फ रेप्लिकेटरी ऑर्गेनेलिस में आएगा। और ये लास्ट टाइम ना इस टर्म को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनके पास जो DNA होता है उसके लिहाज से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि एक क्लोरोप्लास्ट होता है ना, अपने जैसे नए क्लोरोप्लास्ट बना सकता है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटरी है। बाकी रह के बेटे इसका जो स्ट्रोमा होगा, मेजर कंपोनेंट तो वाटर है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर ना वो तमाम कंपोनेंट्स, वो तमाम एंजाइम्स, को एंजाइम्स हो गए, या इसी तरह से वो तमाम सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो फोटोसिंथेसिस में क्या करती हैं, हेल्प करेंगी, जो फोटोसिंथेसिस में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। बाकी ना आपने ये मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था, यहाँ पे भी हम इस चैप्टर 4 के अंदर भी ये बात करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम मेन 2 फेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा क्या होगा, डार्क रिएक्शन। तो बेटा एक याद रखना है कि यहाँ पे जो लाइट रिएक्शंस होंगे, जो फोटोसिंथेसिस के जो लाइट रिएक्शंस हैं या लाइट डिपेंडेंट स्टेप्स हम कहते हैं, वो कहाँ पे होंगे जी, दे विल बी, हाँ जी, अकरिंग ऑन थाइलाकॉइड, ठीक है। जो थाइलाकॉइड सरफेस होती है ना, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं क्लोरोफिल होता है, वहाँ पे हो रहे होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में जो डार्क रिएक्शंस हैं, ठीक है, और डार्क रिएक्शंस आपने क्यों कहा था कि उनके लिए क्या है, कोई लाइट नहीं चाहिए होती, तो वो बेटे कहाँ पे होंगे, शाबाश, वो डायरेक्ट या वो स्ट्रोमा के अंदर हो रहे होते हैं। वो क्या होंगे, स्ट्रोमा में। अब आपकी बुक में ना उसने एक छोटी सी बात की हुई है यहाँ पे कि ख़ास तौर पे जिस वक्त ना लाइट जब वो लीफ के ऊपर फॉल करती है, क्लोरोफिल क्या करेगा, या क्लोरोप्लास्ट लाइट एब्जॉर्ब करता है, फिर इलेक्ट्रॉन जम करके हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, और जब वापस लोअर की तरफ मूव करेंगे वो एनर्जी लूज़ करते हैं। और जब वो एनर्जी लूज़ करते हैं, उस एनर्जी से हम क्या करेंगे कि ADP, और ये PI में लिख रहा हूँ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, और ये मैं प्लस यहाँ पे E लिख रहा हूँ कि ये वो वाली एनर्जी थी जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन जो बूस्ट अप हुए थे ना,
या हम एक्साइटेड का वर्ड भी यूज़ करते हैं कि वो एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे गए थे, अब वो वापस लोअर पे आ रहे हैं, ये वो एनर्जी लूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए हम क्या बना लेंगे, ATP। क्या बना लेंगे, ATP। और हमने कहा था कि जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो क्या है, फास्फोराइलेशन, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट क्या कहलाता है, फास्फोराइलेशन। लेकिन देखें यहाँ पे फॉस्फेट ऐड करने के लिए जो एनर्जी हमने यूज़ की है, एक्चुअली वो एनर्जी कहाँ से आ रही थी, लाइट से। लाइट के लिए हम जो वर्ड है वो फोटो का वर्ड यूज़ करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फास्फोराइलेशन जो हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज फोटो फास्फोराइलेशन। ये क्या कहलाएगी, फोटो फास्फोराइलेशन। लेकिन इसमें बेटे जो एक्चुअल जो प्रोसेस होता है ना फोटो फास्फोराइलेशन, वो भी यहाँ पे लिख देते हैं। लास्ट टाइम ये हमने वर्ड यूज़ किया हुआ है, केमीऑस्मोसिस। और उसका मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया था, क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयंस होंगे वो पंप किए जाएंगे, और पंपिंग के बाद वो क्या है, वापस ये सब मूव करते हैं ATP सिंथेज एंजाइम के थ्रू, तो वो एनर्जी लूज़ होगी। तकरीबन यहाँ पे वही माइटोकॉन्ड्रिया वाला है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर H पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं इंटरमेम्ब्रेनर स्पेस में, वहाँ पे फिर वापस वो आते हैं क्या, मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन किसके थ्रू आएंगे, शाबाश, ATP सिंथेज, और उससे एनर्जी लूज़ होगी, ATP बनेगा। यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस क्या है, वो मूव करेंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होती है वहाँ पे, ल्यूमन उसको कहते हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर जब वो वापस मूव करेंगे अगेन, वो किसके थ्रू करेंगे, ATP सिंथेज के थ्रू, और साथ एनर्जी भी लूज़ होगी और उससे ATP बनेगा। और वो इंशाल्लाह ना हमने टॉपिक नेक्स्ट टाइम करना भी है, जब चैप्टर 4 पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर वो बात करेंगे केमीऑस्मोसिस का पूरा मैकेनिज़्म क्या होगा। एनीवे फ़िलहाल आपने इतना ही याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शंस होंगे उनके दौरान क्या है, लाइट एनर्जी से ATP बनाया जाता है, जिसको हम फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। और यही ATP फिर हम क्या करेंगे, डार्क रिएक्शन के दौरान क्या है, यूज़ करेंगे, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुई वो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब वो डिस्कस भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।